चलिए ठीक है, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट्स आ गए थे हमने उनको एंटर कर दिया। बाकी जो आते रहेंगे हम उन्हें एंटर करते रहेंगे। हमारे सेशन का आज का टॉपिक है एडमिशन से रिलेटेड, इटली के एडमिशन से रिलेटेड। जो हमें इटली में एडमिशन इस साल के लिए अप्लाई करना है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसके जो भी आपके लिए ज़रूरत होगी हमें फुलफ़िल करने की, उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर करेंगे। सबसे पहले मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ और मेरे साथ जो ग्रुप मेंबर हैं यहाँ पर मौजूद अरीशा अजीज़, और इसके अलावा भी दो और मेंबर हमारे साथ पाकिस्तान से हैं, सैफ़ अली और मुनीरा। ये हमारे साथ इस टीम में मौजूद हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बाकी स्टूडेंट्स कुछ अभी आ रहे हैं, मैसेज आए हैं मुझे, लेकिन हमने स्टार्ट कर दिया। जो आते रहेंगे हम उन्हें ऐड करते रहेंगे, कोई मसला नहीं है। देखिए, आज का जो हमारा एजेंडा है वो एडमिशन से रिलेटेड, कि एडमिशन कहाँ से और कैसे अप्लाई करना है, प्री इनरोलमेंट से रिलेटेड, और सीमिया डीओवी जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ से और कैसे फुलफिल होगी, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, वीज़ा और पासपोर्ट जो भी आपका रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले अगर हम एडमिशन की बात करें तो एडमिशन जो आप अप्लाई करेंगे वो universitytally.it का पोर्टल है। वहाँ से आप अपना एडमिशन अप्लाई करेंगे। ये पोर्टल आप नोट डाउन कर लें अपने पास। और यहाँ पर जाके आप अपना प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे। जब आप universitytally.it के वेबसाइट पे, पोर्टल पे अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको इटली की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो मौजूद हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगी। उसके अलावा यहीं से आपने अपना पोर्टल फिल करना है यूनिवर्सिटी का, और प्री इनरोलमेंट की जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहीं से फुलफिल होंगी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्टल है जब आप इटली में अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपने आप को लॉगिन करेंगे, क्योंकि इसी पोर्टल के अकॉर्डिंग आपने अपने प्रोग्राम को सर्च करना है। आगे चलते हैं, हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। जैसा कि रिक्वायरमेंट मोस्टली हर कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट सेम होती है। जस्ट थोड़े से डॉक्यूमेंट्स का फ़र्क होता है। बाकी बेसिक रिक्वायरमेंट जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं, पासपोर्ट हैं, ये सब सेम होते हैं। तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहले आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपकी मार्कशीट जो भी आपके यूनिवर्सिटी के हैं, इसके अलावा बैचलर, इंटर, मैट्रिक, जितनी भी आपकी ट्रांसक्रिप्ट और मार्कशीट है वो होती है। पासपोर्ट आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। उससे रिलेटेड हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे, कितना पुराना आपका पासपोर्ट होना चाहिए, उसकी वैलिडिटी कितनी मौजूद होनी चाहिए। और दो रेफरेंस लेटर और रिकमेंडेशन लेटर, ये कंपलसरी है। इसमें आपके पास जब आप अप्लाई करें तो सॉफ्ट कॉपी में रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होने चाहिए, और दो प्रोफेसर्स की एटलीस्ट ईमेल होनी चाहिए आपके पास, जिसमें जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ की अब रिक्वायरमेंट है कि आपने ऑनलाइन प्रोफेसर्स की ईमेल एड्रेस डालना है। ठीक है, ये पहले नहीं थी लेकिन रिक्वायरमेंट अब चेंज हो गई है। उसमें आपने प्रोफेसर्स की ईमेल लेके रखनी है, दो प्रोफेसर्स की। वो आप एप्लीकेशन पोर्टल पे डालेंगे और यूनिवर्सिटी ख़ुद उनसे कांटेक्ट करेगी और आपके रिकमेंडेशन फिल करवा लेगी। फोर्थ है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। जो भी आपने लास्ट इंस्टीट्यूट है जो आपका यूनिवर्सिटी जहाँ से पास आउट हुआ है, उसके लेटर हेड पे एक यूनिवर्सिटी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बना के देती है, वो ज़रूरी है। अगर आइल्स है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कंपलसरी है। लेकिन सजेशन यही है कि आप इस ड्यूरेशन आइल्स कर लें, एडमिशन अपना अप्लाई करें, और उसके बाद
अपने आप को आइल्स में एनरोल कर लें और अपना आइल्स कंप्लीट कर लें, क्योंकि जब आप एम्बेसी जाते हैं, कॉन्सुलेट एम्बेसी, तो आइल्स हो तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज़ उसके अलावा भी हो जाता है, ऐसा नहीं है कि एडमिशन नहीं हो सकता और वीज़ा की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो सकती, लेकिन आइल्स करेंगे तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। 6 पे है सीवी, जो यूरो पास फॉर्मेट पे बनेगी। आप यूरो पास फॉर्मेट सर्च करें गूगल से, उस पर अप्लाई करें और वहाँ से अपनी सीवी को आप रेडी कर लें। याद रखिएगा, सीवी यूरो पास फॉर्मेट पे ही होनी चाहिए जब आप अप्लाई करें। 7 पे है मोटिवेशनल लेटर। ये जो मोटिवेशनल लेटर जो होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके जब आप एडमिशन अप्लाई करते हैं। उसका रीज़न ये है, जब आप एडमिशन अप्लाई करते हैं तो हर डॉक्यूमेंट का कुछ ना कुछ वेटेज होता है। जो सबसे ज़्यादा वेटेज है, 60% वेटेज जो है वो मोटिवेशनल लेटर का है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका मोटिवेशनल लेटर होगा, उतने आपके एडमिशन के चांसेस ज़्यादा हैं। देखें, 10% वेटेज आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स का है, 10% वेटेज आपके रिकमेंडेशन लेटर का है, 10% आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी का है। इस तरह से सीवी का जो 60% वेटेज जो है ना आपका, वो मोटिवेशनल लेटर में, क्योंकि आपने उसी से कन्वेंस करना है जो भी आपका सिलेक्शन कमेटी होगी यूनिवर्सिटी की, कि आप उनको कितना शो कर सकते हैं अपने मोटिवेशनल लेटर से कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है। क्योंकि वो डायरेक्ट आपका इंटरव्यू, बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लेंगी। मोस्टली जो फर्स्ट सिलेक्शन है वो आपके मोटिवेशनल लेटर से ही होगी। तो ये बात याद रखिएगा कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको चैट जीपीटी से या किसी एआई टूल से अगर बना भी रहे हैं तो बहुत ध्यान से और प्रॉपर करके, क्योंकि जो आपकी फर्स्ट असेसमेंट होती है आपकी एप्लीकेशन की, वो लाइक एआई टूल से ही होती है, जिसके बाद फर्दर आपकी मैनुअली असेसमेंट होती है जो भी आपके यूनिवर्सिटी की एडमिशन कमेटी में। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि मोटिवेशनल लेटर आपका इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप जो एल्गोरिथम है वो उसको पास कर दे और आपकी फर्दर असेसमेंट के लिए एप्लीकेशन आगे चली जाए। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि जब एडमिशन अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है, डॉक्यूमेंट की अटेस्टेशन एडमिशन के लिए ज़रूरी नहीं है। जब आपका एडमिशन हो जाता है, उसके बाद प्री इनरोलमेंट के लिए जब आप अप्लाई करते हैं और सीनियर के लिए जब अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स कहाँ से अटेस्ट होंगे? मैट्रिक इंटर के आईबीसी से और यूनिवर्सिटी के एचईसी से। उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मोफा से अटेस्ट होंगे। और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल भी करवा लिएगा, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट आ रही है कि अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो आप एप्लीकेशन तो फिल कर दें, क्योंकि एप्लीकेशन की डेडलाइन करीब है। एप्लीकेशन आप फिल कर दें, उसके बाद साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेशन के लिए भेज दें, ताकि जब आपकी एप्लीकेशन फिल हो जाए उसके बाद अगर अटेस्टेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो यूनिवर्सिटी आपको पर्सनली ईमेल करके आपके डॉक्यूमेंट्स, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपसे मंगवा लेगी। प्री इनरोलमेंट क्या होती है? जब आपका एडमिशन आ जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो उसके बाद आपने प्री इनरोलमेंट करवानी होती है। वो आपको यूनिवर्सिटी tally.it के पोर्टल से ही होती है। सबसे पहले आपने एडमिशन अप्लाई करना होता है। एडमिशन अप्लाई करने के बाद प्री इनरोलमेंट आप करवाते हैं। वो यूनिवर्सिटी tally.it के पोर्टल पे होती है मोस्टली यूनिवर्सिटी की। कुछ यूनिवर्सिटी की अपनी ही वेबसाइट पे होती है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है डीओवी सीमिया, क्योंकि अभी यहाँ पर मोस्टली लोग जो हैं वो कराची से बिलोंग कर रहे हैं, और आपका जो डोमिसाइल जिस रीजन का है, उस रीजन के हिसाब से आपको सीमिया और डीओवी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपका डोमिसाइल सिंध और बलूचिस्तान का है, तो आप कराची कॉन्सुलेट में लाई करते हैं और कराची कॉन्सुलेट के लिए सीमिया की रिक्वायरमेंट है।
और अगर आपका उसके अलावा पंजाब और इस्लामाबाद जहाँ का भी है तो वहाँ पर आपको डीओवी चाहिए होता है, क्योंकि एम्बेसी की रिक्वायरमेंट डीओवी है। सीमी और डीओवी दोनों ही तकरीबन सेम तरह के डॉक्यूमेंट है, लेकिन दो अलग अलग इदारे हैं जहाँ से ये डॉक्यूमेंट बनते हैं। इनका काम क्या होता है, ये आपकी इक्विवेलेंसी बनाते हैं। जो आपका लास्ट एजुकेशन है उसकी इक्विवेलेंसी के वो इटली में किसके बराबर है, उसके ग्रेड्स क्या हैं, ईयर ऑफ एजुकेशन कितनी है, ये सारी चीज़ें सीमिया और डीओवी अकॉर्डिंग टू इटालियन एजुकेशन सिस्टम आपको बना के देते हैं। ये आपके लिए ज़रूरी है अम्बेसी में सबमिट करवाना। सीमिया और डीओवी अगर आपके पास नहीं होगा तो आपका वीज़ा फाइल इनकम्प्लीट है। तो ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट है वीज़ा के लिए, सीमिया और डीओवी। तो लाजमी इस डॉक्यूमेंट को आप बनाएंगे। और सीमिया और डीओवी अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी रिक्वायरमेंट अटेस्टेशन कंपलसरी है। देखिए आप रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट पे मेंशन है कि आईबीसीसी, एचईसी और मोफा से आपकी अटेस्टेशन होना कंपलसरी है जब आप सीमिया और डीओवी के लिए अप्लाई करेंगे। इसके बाद आ जाता है स्कॉलरशिप का। अभी हमने सबसे पहले एडमिशन देखा, एडमिशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, सीमिया और डीओवी के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं स्कॉलरशिप की। अगर आप ये मैप देखें तो कुछ रीजन इसमें हाईलाइट है। हर रीजन की स्कॉलरशिप की एक अलग वेबसाइट है। दो तरह की स्कॉलरशिप होती है। एक मेरिट स्कॉलरशिप होती है जो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत सेलेक्टेड होती हैं। हर यूनिवर्सिटी में किसी में 5, किसी में 4, मैक्सिमम 10-15। तो वो आपको अवेल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो सेकंड स्कॉलरशिप जो इटली में मोर ईज़िली अवेलेबल है वो है रीजनल स्कॉलरशिप, और वो हर रीजन के अंदर मौजूद होती है। रीजनल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में वो यूनिवर्सिटी किस रीजन में आती है आपने ये देखना है, और वहाँ से अपनी रीजनल स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है। रीजनल स्कॉलरशिप की डेट अनाउंस होती है मोस्टली मई, जून, जुलाई में, और इसकी डेडलाइन होती है अगस्त सितंबर तक मैक्सिमम। तो जब आप रीजनल स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए बेसिक डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होते हैं। इनकम सर्टिफिकेट जो एफ वी आर से बनता है, एफ आर सी जो नादरा से बनता है, और प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट जो मुख्तियार कार से बनता है आपके एरिया के। ये 3 डॉक्यूमेंट होते हैं, सिर्फ ये ही चाहिए। इसके अलावा कोई सीजीपीए की रिक्वायरमेंट नहीं है रीजनल स्कॉलरशिप के लिए, कोई हाई ग्रेड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, और सिंपली आपके इन डॉक्यूमेंट्स पे आपको बहुत ईजिली मिल जाती है, बहुत आसानी से अवेलेबल है। तो जब भी आप स्कॉलरशिप अप्लाई करें तो अपने डॉक्यूमेंट्स को लाजमी प्रॉपर फॉर्मेट से कंप्लीट करें और इसको फिलफिल करें। इसके बाद हम वीज़ा रिक्वायरमेंट अगर देखें तो वीज़ा रिक्वायरमेंट में सबसे ज़रूरी आपके पास वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो आपको वेबसाइट से मिल जाता है कॉन्सुलेट की और एम्बेसी की। उसके अलावा पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स जो वाइट बैकग्राउंड में, और यहाँ देखें जो ये बोल्ड हुआ हुआ है, पासपोर्ट की वैलिडिटी वो कम से कम 18 मंथ होनी चाहिए। मतलब आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने में अभी 18 महीने बाकी होने चाहिए, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स का पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा होता है 5 से 6 महीने में, और वो अप्लाई कर देते हैं जिसकी वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो वैलिडिटी ज़रूरी है एटलीस्ट 12 to 18 मंथ्स इसके अंदर होना चाहिए। 18 मंथ्स हो तो बहुत अच्छा है, अगर 12 मंथ भी है तो भी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेप्टेंस ऑफ इनरोलमेंट, आपके इनरोलमेंट की एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। जो मैंने आपको बताया था कि प्री इनरोलमेंट आप करवाएंगे यूनिवर्सिटी रैली के पोर्टल से, आपके पास वहाँ से एक्सेप्टेंस लेटर आएगा, वो होना ज़रूरी है जब आप एम्बेसी में जाएंगे वीज़ा के लिए। ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी है जितने भी हैं, और सारे अटेस्टेड होना ज़रूरी है, और उनके साथ एक फ़ोटोकॉपी का सेट। तो सवाल ये आता है कि फ़ोटोकॉपी का सेट भी अटेस्टेड होगा? नहीं, फ़ोटोकॉपी का सेट अटेस्टेड नहीं होगा। वो सिंपल फ़ोटोकॉपी का सेट रहेगा, सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होंगे। सीमिया और डीओवी रिक्वायरमेंट है।
जो मैंने अभी आपको बताया कि सीमिया आप अप्लाई करेंगे सीमिया की वेबसाइट से, और वहाँ पर उनकी फ़ीस पे करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे, और फिर वहाँ से आपके पास विद इन मंथ और कभी कभी 2 महीने भी लग जाते हैं उसको आने में। तो इसलिए जब भी आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो तो आप उनको सीमिया के लिए फ़ौरन से अप्लाई करें जब भी आपके इन यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस आ जाए। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो बैंक स्टेटमेंट है। जब आप वीज़ा जमा करवाएंगे तो वीज़ा के टाइम पे आपकी बैंक स्टेटमेंट 7,000 यूरो होनी चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और 2 साल के टैक्स रिटर्न के साथ, जिसमें आपके पास 2 साल के टैक्स रिटर्न भी होना ज़रूरी है। बाकी एफआरसी हो गया, आपके होटल बुकिंग हो गई है, फ़्लाइट बुकिंग हो गई है, और ट्रैवल इंश्योरेंस, ये ईज़िली डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। वहाँ पर आपके पास कुछ डिटेल मेंशन है कि भाई क्या हमारे पास फ़ायदे हैं इटली के और क्या क्या नुकसान है। जो इसमें सबसे एक मेजर नुकसान है वो ये है कि इसका जो वीज़ा प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिले हो जाता है। और दूसरा लैंग्वेज बैरियर। देखिए, लैंग्वेज बैरियर आप यूरोप में इवन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ के अलावा कहीं भी अप्लाई करेंगे, वो कोई भी कंट्री हो, तो वहाँ लैंग्वेज बैरियर लाजमी आता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप उसको ओवरकम कर सकते हैं उस कंट्री की लैंग्वेज को सीख के। और बेसिक आपको वहाँ की हेलो हाय आनी चाहिए, तो आप बहुत ईज़िली उसको ओवरकम कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आप लोगों के हैं तो वो मुझसे पूछें, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 8 मिनट रह गए हैं बाकी। अगर कुछ क्वेश्चंस आपके हैं तो पूछें।